अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज करेंगे। आप सब बच्चे अपनी अपनी पेंसिल ले आएँ, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं इसमें आपको लिखवाती जाऊँगी और जो मार्क करवाऊँगी वो साथ साथ आप लिखते जाइएगा और टिक करते जाइएगा। इंग्लिश की बुक का पेज नंबर 30 ओपन करें। पेज नंबर 30 पर क्वेश्चन नंबर ए हमने कर लिया, पार्ट बी करना है। पार्ट बी है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वाला है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोड स्विचिंग एज यूज्ड इन द एसे। इसका राइट ऑप्शन है सी वाला। सी पे टिक लगाएं। मिक्सिंग इंग्लिश विद अनदर लैंग्वेज इन कन्वर्सेशन। सेकंड वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ वर्ड क्रिएटेड और पॉपुलराइज्ड बाय द डिजिटल प्लेटफॉर्म। यानी ये जो नीचे ऑप्शन दिए हैं वो कहने के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए से कौन सा ऐसा वर्ड इसमें है जो पॉपुलर हुआ। तो सी इसका राइट ऑप्शन है हैशटैग। हैशटैग को टिक कर दें। नंबर 3 है व्हाई डू द पीपल ऑफन ब्रेक ग्रामर रूल्स इन ऑनलाइन मैसेज। कि ऑनलाइन मैसेज में अक्सर लोग जो हैं वो ग्रामर रूल को क्यों छोड़ देते हैं। इसका राइट ऑप्शन भी सी है, यानी इट्स फास्टर एंड मोर इफिशिएंट इन डिजिटल कम्युनिकेशन। इसलिए ग्रामर रूल को छोड़ते हैं क्योंकि ये ज़्यादा उनके लिए आसानी का बायस होता है। नंबर 4 व्हाट रोल डू इमोजीज प्ले इन मॉडर्न इंग्लिश। इमोजीज का क्या रोल है। इसका राइट ऑप्शन है बी। बी पे टिक लगाएं। दे सर्व एज द रिप्लेसमेंट आर सपोर्ट फॉर वर्ड्स। ये वर्ड्स की जगह ले लेते हैं इसलिए। नंबर 5 व्हाट इज़ द पॉसिबल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश डोमिनेटिंग डिजिटल स्पेस। डिजिटल स्पेसिस में इंग्लिश का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है भाई। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। लोकल लैंग्वेजेस में डिक्लाइन और डिसअपीयर। नेगेटिव को क्या असर होगा इंग्लिश का कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वो गिरावट का या जवाल का शिकार हो सकती हैं। नंबर 6 व्हाट डज द एसे सजेस्ट अबाउट इंग्लिश स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड टुडे। इसका राइट ऑप्शन है बी। बी पे टिक लगाएं। इट इज़ शेप्ड बाय ग्लोबल मीडिया एंड कल्चरल ब्लेंडिंग। नंबर 7 Which of the following best defines lingua franca as used in the unit? Lingua franca मीन जो मुश्तरका ज़ुबान होती है। इसका राइट ऑप्शन है सी। सी इसका राइट ऑप्शन है a common language used by speaker of different native languages। पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 पर है वोकेबलरी एंड ग्रामर। ग्रामर में हम पढ़ेंगे आज एडजेक्टिवल, प्रेपोजिशनल एंड एडवर्बियल फ्रेज। सबसे पहले है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज की डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन इन सेंटेंस। के ग्रुप ऑफ वर्ड्स अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो किसी इसम या यानी नाउन या प्रोनाउन की वजाहत करता है। इट यूजुअली टेल्स व्हाट काइंड और विच वन। ये अक्सर किस चीज़ की वजाहत करता है कि कोई चीज़ जो है वो किस किस्म की है या कौन सी है। विच वन या कौन सी है। इसकी एग्जांपल दी है कि द बुक ऑन द टॉप शेल्फ इज़ माइन। कि जो टॉप शेल्फ पे जो बुक है वो मेरी है। ओके। नेक्स्ट है प्रेपोजिशनल फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद द प्रेपोजिशन एंड एंडिंग विद द नाउन और प्रोनाउन। कि एक ऐसा अल्फाज का मजमूआ जो कि प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता हो और उसकी एंडिंग जो है नाउन पे हो रही हो या प्रोनाउन पे हो रही हो, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। इट कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। और ये एडजेक्टिवल भी हो सकता है और एडवर्बियल भी हो सकता है जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो इसकी एग्जांपल है शी सैट अंडर द ट्री। अंडर द ट्री ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। नेक्स्ट है एडवर्बियल फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। के अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब की वजाहत करें। इट टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर और वाई। ये क्या बताता है कि कोई काम जो है वो कैसे, कब, कहाँ या क्यों हुआ है, यानी ये उसके रीज़न बताता है। तो इसको एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। एग्जांपल है ये रेन विद ग्रेट स्पीड। कि वो दौड़ा लेकिन किस तरह से दौड़ा, ग्रेट स्पीड से। तो ये एडवर्बियल फ्रेज होगा जिसमें उसकी रीज़न बताई गई है। तो क्वेश्चन है रीड द सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रेज अंडरलाइंड। ये जो अंडरलाइन किए हुए आपने इसकी टाइप ऑफ फ्रेज बतानी है कि कौन सी टाइप है। पेंसिल से आप लोग लिखते जाएं इसके साथ साथ। नंबर 1 है द गर्ल विद द रेड स्कार्फ इज़ माई कज़न। विद द रेड स्कार्फ, तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज है क्योंकि इसमें गर्ल के बारे में बताया कि वो उसने क्या पहना हुआ है। विद द रेड स्कार्फ उसकी एडजेक्टिव बताई है,
तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। सेकंड है वी वॉक्ड अलोंग द बीच एट सनसेट, तो ये एडवर्बियल फ्रेज है। ही रिस्पॉन्डेड इन अ रूड मैनर, वो रूड मैनर में उसने बात की, ये भी एडवर्बियल फ्रेज है। नंबर 4 है द हाउस बाय द रिवर इज़ एबंडेंट, एबंडेंट का मान नहीं होता है जाड़ या सुनसान वगैरह, जो रिवर के साथ घर है वो सुनसान है, तो ये भी एडजेक्टिवल फ्रेज है। ये घर के बारे में बात हो रही है, वो किस किस्म का है। नंबर 5 है दे अराइव्ड आफ्टर सेरेमनी, तो सेरेमनी के बाद पहुँचे, तो आफ्टर ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द सेंटेंसेस, सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रेज एंड राइट देम विद इट्स एक्यूरेट टाइप। के पैराग्राफ दिए इसको पढ़ें और इसके एक्यूरेट टाइप में इसको लिखें। द डॉग विद द गोल्डन फर स्लेप्ट पीसफुली अंडर द ओल्ड वुडन टेबल ड्यूरिंग द क्वाइट आफ्टरनून। Its owner, a boy in a blue jacket, watched with great interest as the rain fell softly on the window pane. The calm room, filled with the scent of coffee, made the perfect setting for a lazy weekend. अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहले आप सेंटेंस नंबर 1 देखें। फर्स्ट सेंटेंस है द डॉग विद द गोल्डन फर स्लेप्ट पीसफुली अंडर द ओल्ड वुडन टेबल ड्यूरिंग द क्वाइट आफ्टरनून। इस सेंटेंस में जो इन्होंने हाईलाइटेड वर्ड्स किए हुए हैं उसमें सबसे पहले है विद द गोल्डन फर। सबसे पहले ये टाइप कौन सी है, ये टाइप है प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इसमें काम क्या हो रहा है, मैंने आपने पीछे जब ग्रामर स्टार्ट हुई थी आपने इस चीज़ को पढ़ा था कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है वो एडजेक्टिवल भी हो सकती है, वो एडवर्बियल भी हो सकती है। तो अब हमने ये है तो फ्रेज जो है ये है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन ये इसमें फंक्शन कौन सा हो रहा है, ये चूँकि आप देखें विद द गोल्डन फर ये किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, ये डॉग को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये चूँकि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है इसलिए ये एडजेक्टिवल फ्रेज, ये कौन सा फंक्शन होगा इसमें, एडजेक्टिवल होगा। नेक्स्ट जो हाईलाइटेड वर्ड है वो है अंडर द ओल्ड वुडन टेबल। टाइप कौन सी है फ्रेज की, ये टाइप है प्रेपोजिशनल फ्रेज, लेकिन इसमें फंक्शन क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो अंडर द ओल्ड वुडन टेबल है ये बता रहा है कि कहाँ पर वो सोया था, तो इस हिसाब से ये एडवर्बियल फ्रेज बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द क्वाइट आफ्टरनून, ये भी टाइप कौन सी होगी, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन फंक्शन इसमें कौन सा हो रहा है, ये एडवर्बियल फंक्शन हो रहा है, क्योंकि ये बता रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि वो कब सोया, ड्यूरिंग द क्वाइट आफ्टरनून। ठीक है, इसलिए ये एडवर्बियल फंक्शन है। सेंटेंस नंबर 2 को देखें स्टूडेंट्स। इट्स ऑनर अ बॉय इन अ ब्लू जैकेट वॉच्ड विद ग्रेट इंटरेस्ट एज द रेन फेल सॉफ्टली ऑन द विंडो पेन। सबसे पहले जो हाईलाइटेड वर्ड है इसमें वो है इन अ ब्लू जैकेट। टाइप कौन सी है, सेम एज जैसे ऊपर भी सब थी प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन फंक्शन इसमें कौन सा हो रहा है, एडजेक्टिवल फंक्शन हो रहा है, क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिवल फंक्शन होगा इसमें। सेकंड है इसका विद ग्रेट इंटरेस्ट, प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये, लेकिन फंक्शन इसमें कौन सा हो रहा है, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह देखा कोई चीज़, उस चीज़ को किस तरह देखा, विद ग्रेट इंटरेस्ट से देखा, तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। यानी फंक्शन में आप इसको लिखेंगे है फ्रेज प्रेपोजिशनल है, लेकिन फंक्शन इसका एडवर्बियल है। थर्ड वन है कि ऑन द विंडो पेन, फ्रेज कौन सी है, ऑन द विंडो पेन, ये ऑन से स्टार्ट हो रही है क्योंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और फंक्शन इसमें कौन सा हो रहा है कि ये क्या चीज़ डिस्क्राइब कर रहा है कि वेयर रेन फेल, कि रेन कहाँ पे हुई, ऑन द विंडो पेन, कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये एडवर्बियल फंक्शन हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 3 है द काम रूम फिल्ड विद द सेंट ऑफ कॉफ़ी मेड द परफेक्ट सेटिंग फॉर अ लेजी वीकेंड। इसका जो फर्स्ट हाईलाइट वर्ड्स हैं वो हैं विद द सेंट ऑफ कॉफ़ी। ये फ्रेज़ कौन सी है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, और फंक्शन इसमें कौन सा हो रहा है, ये किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये रूम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो फिर ये एडजेक्टिवल फंक्शन है इसमें। नेक्स्ट है फॉर अ लेजी वीकेंड, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन फंक्शन कौन सा है इसमें, क्योंकि ये किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, ये उसकी सेटिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिवल फंक्शन होगा। पेज नंबर 33 कॉनोटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ वर्ड्स। डेनोटेटिव मीनिंग, डेनोटेटिव की डेफिनेशन है
द लिटरल डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड, इट्स ऑब्जेक्टिव डज नॉट इंक्लूड एनी इमोशनल और कल्चर एसोसिएशन। यानी ये किसी भी वर्ड के लिटरल मीनिंग होते हैं, यानी इस्तिलाही मानी या लुग़वी मानी होते हैं। इनमें किसी किस्म की कोई इमोशनल या कोई एसोसिएशन नहीं होती, यानी जज्बाती वाबस्तगी नहीं होती, कोई सकाफती वाबस्तगी भी नहीं होती। ये उसके लिटरल मीनिंग होते हैं। कॉनोटेटिव मीनिंग, द इमोशनल कल्चर और पर्सनल एसोसिएशन ऑफ वर्ड कैरीज बियॉन्ड इट्स लिटरल मीनिंग। यानी ये उसके डेनोटेटिव से उल्ट होता है, इसमें इसके लिटरल मीनिंग शामिल नहीं होते, बल्कि इसमें किसी का उस वर्ड के साथ कोई इमोशनल या कल्चरल एसोसिएशन होती है, उसके साथ जो वर्ड उसके जहन में आए वो इसका कॉनोटेटिव मीनिंग होता है। कॉनोटेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल एंड आर ऑफन शेप्ड बाय द कॉन्टेक्स्ट। ये जो कॉनोटेटिव मीनिंग होते हैं ये अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कभी पॉजिटिव भी होते हैं, कभी नेगेटिव भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल स्नेक, स्नेक का जो डेनोटेटिव मीनिंग है, जो इसका लिटरल मीनिंग यानी इस्तिलाही मानी है, वो लेगलेस रेप्टाइल है। लेकिन कॉनोटेटिव मीनिंग इसका अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी उसके साथ एसोसिएशंस होती है उसके मुताबिक इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। डेंजर यानी ये ख़तरे का निशान है, या बेट्रियाल धोखा देता है। होम, होम का लिटरल मीनिंग है प्लेस वेयर वन लिव्स, और कॉनोटेटिव मीनिंग है वार्मथ, फैमिली या कंफर्ट। इसी तरह से एक और एग्जांपल है चीप। चीप का लिटरल मीनिंग होगा लो इन प्राइस, जबकि इसका कॉनोटेटिव मीनिंग हम इसका यूँ ले लेते हैं कि जो लो प्राइस में होता है, प्राइस में लो होता है, उसको हम इन्फीरियर क्वालिटी कहते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है। इस तरह से ये नेगेटिव मानों में आ जाता है। इसी तरह से इनएक्सपेंसिव है, ये भी लो इन प्राइस है, कम कीमत होती है किसी चीज़ की। तो बाज़ औक़ात किसी चीज़ की कम कीमत हो तो हम कहते हैं कि अच्छी चीज़ हमको मिल गई है, कम कीमत में अच्छी चीज़ मिल गई है, तो इसके पॉजिटिव मानों में आ जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है कि सिमिलर डेनोटेशन बट डिफरेंट कॉनोटेटिव, यानी डेनोटेटिव मीनिंग उनके सेम होंगे लेकिन जो कॉनोटेटिव है वो उसके डिफरेंट हो जाएंगे। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे स्लिम एंड स्किनी, स्लिम एंड स्किनी दोनों का जो डेनोटेटिव मीनिंग है वो थिन इन बॉडी है, ठीक है, लेकिन कॉनोटेशन मीनिंग इसका डिफरेंट हो जाएगा। जैसे स्लिम का नोट्स है अट्रैक्टिवनेस है, ये पॉजिटिव मानों में आ जाता है कि स्लिम को हम कहते हैं कि वो बहुत अट्रैक्टिव है। तो इसी तरह से अगर स्किनी हो जाए तो स्किनी को हम अंडरवेट या अनहेल्दी कह देते हैं, जो कि नेगेटिव मानों में आ जाता है। कि जैसे हम कभी किसी को कहते हैं कि वो स्किनी है, बहुत पतला सा है, तो ये नेगेटिव मानों में आ जाता है। डिफरेंट डेनोटेशंस हैं बट रिलेटेड यूज़ होते हैं। जैसे हाउस वर्सेस होम, जो डेनोटेटिवली जो हाउस का मीनिंग होता है वो इज़ अ बिल्डिंग है, बट होम इज़ अ प्लेस वेयर वन लिव्स। जो होम है एज अ वार्मर इमोशनल एंड कनोटेशन, इमोशनल कनोटेशंस होते हैं इसके। पार्ट सी है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। द ओल्ड मैन लिव्ड अलोन इन अ स्मॉल हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। बूढ़ा आदमी गली के आखिरी सिरे पर एक छोटे से घर में अकेला रहता था। सम सेड, कुछ लोग कहते हैं, ही वाज फ्रूगल, कुछ लोग ये उसके बारे में कहते थे कि वो किफ़ायत शुआर है। फ्रूगल मीन किफ़ायत शुआर है। ऑलवेज सेविंग एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस, कि जो हमेशा बचत करता है, फजूल अखराजात से गुरेज करता है। अदर्स विस्पर, कुछ लोग ये सरगोशी करते हैं, दैट ही वाज जस्ट स्टिंगी, कि वो सिर्फ या महज कंजूस है। नेवर विलिंग टू स्पेंड द टाइम इवन ऑन थिंग्स दैट मैटर्ड, जो कि एक पैसा भी खर्च करने को तैयार नहीं होता, चाहे वो चीज़ कितनी ही अहम क्यों ना हो। हिज हाउस वाज सिंपल, उसका घर सादा था। विद फ्यू डेकोरेशन, यानी जिसमें डेकोरेशन बहुत कम थी। बट इट फेल्ट कोल्ड एंड बेयर, नॉट कोजी यार वेलकमिंग, लेकिन वो आरामदेह या खुशान लगने की बजाय क्या लगता था, सर्द और उजाड़ महसूस होता था। अब इस पैराग्राफ के हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ आइडेंटिफाई डेनोटेटिव मीनिंग। अब इसके हमने डेनोटेटिव मीनिंग, लिटरल मीनिंग इसके बताने हैं। फ्रूगल, जो फ्रूगल का उर्दू में मानी है वो होता है किफ़ायत शुआर, लेकिन इंग्लिश में आप इसका लिखें आगे अवॉइडिंग वेस्ट। फ्रूगल का अवॉइडिंग वेस्ट। नेक्स्ट है स्टिंगी, स्टिंगी का उर्दू मीनिंग कंजूस है, और इंग्लिश में इसका सिनोनिम आगे लिखें, यानी डेनोटेटिव मीनिंग आप लिखें अनविलिंग टू स्पेंड और गिव मनी, सिंपल सादा। नेक्स्ट आप राइट करें नॉट कॉम्प्लिकेटेड, कोल्ड सर्द, हैविंग अ लो टेम्परेचर, और एक और मीनिंग इसका लिखें नॉट वार्म। बेयर, बेयर का मीनिंग होता है खुला, खाली या नंगा, तो इसका मीनिंग आप सिनोनिम लिखें या डेनोटेटिव मीनिंग लिखें विदाउट कवरिंग,
और एक और इसका लिखें एम्प्टी और प्लेन, PLAIN। एक्सप्लोर कनोटेटिव मीनिंग, डिस्कस द फीलिंग और आइडियाज़, दीज वर्ड्स सजेस्ट आर दे। पॉजिटिव बताने, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, कौन कौन से आपको लगते हैं जो ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं। पॉजिटिव में सबसे पहले लिखें फ्रुगल, ये ख्वाहिशवार इसका मानी है, ये पॉजिटिव मानी में आता है। सजेस्ट वाइज एंड केयरफुल स्पेंडिंग को शो करता है। और इसके अलावा पॉजिटिव में आप लिखें सिंपल, सिंपल भी किसी की प्योरिटी या क्लैरिटी को ये शो करता है। नेगेटिव में आप लिखें स्टिंगी, स्टिंगी का उर्दू मीनिंग होता है कंजूस। और कोल्ड एंड बेयर, ये दोनों नेगेटिव मानो में लिखें। कोल्ड जो है वो बाज़ औक़ात किसी का अनफ्रेंडली बिहेवियर हो तब भी हम उसको कोल्ड कहते हैं, ये नेगेटिव मानो में आ जाता है। इस तरह बेयर है, बेयर का नेगेटिव अगर इसका मीनिंग देखें तो एम्प्टीनेस या लैक को ये शो करता है। तो जब ये एम्प्टीनेस या लैक को शो करे तो फिर ये नेगेटिव मानो में आ जाता है। न्यूट्रल मीनिंग में देखें, न्यूट्रल मीनिंग में कोल्ड और बेयर लिखें। कोल्ड जब तब न्यूट्रल मीनिंग हो जाता है जब हम टेम्परेचर की सिर्फ बात कर रहे हैं, किसी के रवैये की नहीं, बल्कि जब टेम्परेचर की बात करें तो न्यूट्रल मीनिंग हो जाता है। इसी तरह से बेयर अगर हम किसी रूम की डेकोरेशन की बात कर रहे हैं तो वो उसके न्यूट्रल मीनिंग में आ जाता है। नेक्स्ट है कि फाइंड एंड यूज़ सिनोनिम विद डिफरेंट कनोटेशंस। फ्रुगल, फ्रुगल के 2 सिनोनिम्स बताए हैं, इकोनॉमिकल और चीप, और आपकी चॉइस इसमें क्या होगी वो आगे कहा है कि वो लिख दें। तो इसको अगर पॉजिटिव मानों में है तो इकोनॉमिकल होगा, अगर नेगेटिव मानों में हम ले रहे हैं तो चीप होगा। तो मेरे हिसाब से आप फ्रुगल का मानी ख्वाहिशवार होता है तो इकोनॉमिकल लिखें जो चॉइस में। नेक्स्ट है स्टिंगी, स्टिंगी का मानी होता है कंजूस, तो इसका उन्होंने थ्रिफ्टी और ग्रीडी 2 सिनोनिम बताए हैं। थ्रिफ्टी का मानी ख्वाहिशवारी होता है और ग्रीडी का लालची, तो स्टिंगी के हिसाब से इसका ग्रीडी लिखें आगे। नेक्स्ट है कोड, अनवेलकमिंग एंड मिनिमलिस्ट है, आप अनवेलकमिंग लिखें। बेयर का प्लेन एंड एम्प्टी है, इसका प्लेन आप राइट कर लें। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसको आप डेफिनेशंस को अच्छे से याद करके इसको फिर से फिल कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अब इंग्लिश ग्रामर का पैराग्राफ नंबर 20 ओपन करें। अलादीन चीन के शहर बीजिंग में रहता था। अलादीन लिव इन बीजिंग, अ सिटी इन चाइना। इसका वालिद दर्जी का काम करता था। हिज फादर वाज अ टेलर बाय प्रोफेशन। वो बहुत मेहनती शख्स था। ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। अलादीन अभी छोटा ही था कि इसके वालिद का इंतकाल हो गया। अलादीन वॉज स्टिल अ चाइल्ड व्हेन हिज फादर डाइड। अलादीन और इसकी वालिदा ने बहुत अफलास की ज़िंदगी गुजारी। अलादीन एंड हिज मदर लिव्ड इन पॉवर्टी। अलादीन बहुत काहिल था। अलादीन वॉज वेरी लेज़ी। वो तमाम दिन गलियों में खेलता और कोई काम नहीं करता था। He played in the streets all day long and did not work at all. अलबत्ता वो जिस्मानी तौर पर मजबूत और ताकतवर था। However, he was physically strong. स्टूडेंट्स, इसका होमवर्क करना है, एज अ पैराग्राफ आपने इसको राइट कर लेना है जिस तरह से आपको मेथड बताया हुआ है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। माय डियर यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस लेक्चर के मुताबिक किसी भी किस्म की कोई सजेशंस हो आपकी तो उसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।